आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। हमने एक 100 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी इकोनॉमिक्स में। आज उसका सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम चाहे वो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई है, गवर्नमेंट है, बजट है, इन सभी रिलेटेड टॉपिक्स पे हमने एमसीक्यूज लाए हैं। एमसीक्यूज को देखेंगे, ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे और इन टॉपिक्स को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे फॉर एग्जाम। बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन। देखो, आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी आती है, तो अभी मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, वो सभी बताऊंगा। तो जो प्राइमरी पर्पस है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का वो क्या है? वेल्थ को मेंटेन करना, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना, इनकम इनइक्वालिटी को ठीक करना, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना या रीजनल डिस्पैरिटी। देखो, ये सारे काम होते हैं बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी में, बट हमने बताना कि प्राइम पर्पस, किस पर्पस के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की बनाई गई है। तो अगर आपको इसका सही आंसर यहां पर मार्क करना हो तो दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। देखो, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका काम होता है कि प्राइस में स्टेबिलिटी रहे, इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो या बहुत कम भी ना हो। क्योंकि अगर हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो भी प्रॉब्लम है, एक जो कॉमन मैन है उसको चीजें खरीदने में प्रॉब्लम होगी, और अगर बहुत ज्यादा चीजें सस्ती हो जाएंगी तो भी हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सेटबैक मिलता है। तो एक इन्फ्लेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये क्या टारगेट होते हैं आरबीआई के इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के? 4 + -2 आपने याद रखना है। मतलब जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 4% से 6% ऊपर हो सकती है और 2% नीचे हो सकती है। मतलब जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 2% से 6% के बीच में होनी चाहिए। ना 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन होनी चाहिए, ना 2% से कम इन्फ्लेशन होनी चाहिए। तो ये आपको इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट कितना होना चाहिए? 4 + -2। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है ये बेसिकली बनाता कौन है। देखो, हमारे पास एक कमेटी होती है जिसका नाम होता है एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको ध्यान से समझना, इसमें से एक क्वेश्चन आना जरूरी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये एक बनाई गई है और इसका काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को 4 + -2 में रखना। मतलब मिनिमम इन्फ्लेशन 2 हो सकती है, मैक्सिमम 6 हो सकती है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाने देना इन्फ्लेशन को। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं पहले आपको पता होने चाहिए। 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। इसमें से 3 मेंबर्स आरबीआई के होंगे और 3 मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी 3 मेंबर्स। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर हो गए। अब इसका कोई चेयरमैन होगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर। देखो, पेपर में कंफ्यूजन के लिए वो फाइनेंस मिनिस्टर दे सकता है, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी तो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स को देखता है। बट आपको याद होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखो ये डिसीजन कैसे लेती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी पे लिया जाता है। ठीक है, मेजोरिटी देखी जाती है। अगर 6 में से सपोज करो 4 बंदे फेवर में है किसी चीज के और 2 अगेंस्ट है, तो किसकी बात सुनी जाएगी? 4 जो फेवर में। बट यहां पर एक सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है, अगर तीनों, एक 3 बंदे कुछ बोल रहे हैं, 3 कुछ बोल रहे हैं, तो टाई हो गया एक किस्म का। तब कैसे डिसीजन लिया जाएगा? क्योंकि मेजोरिटी का डिसीजन लेना है। तो बट अगर हमारे पास टाई वाली सिचुएशन आ जाती है, उस केस में जो गवर्नर है आरबीआई के, मतलब जो चेयरमैन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, उनको एक कास्टिंग वोट दिया जाता है। मतलब वो अपना वोट एक और जो है डाल सकते हैं और उनके कास्टिंग वोट पे ही डिसाइड होगा कि मेजोरिटी कहां बनेगी और क्या डिसीजन लिया जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम क्या है, प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं। इसके जो चेयरमैन है वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। इसमें मेजोरिटी के साथ डिसीजन लिया जाता है और कास्टिंग वोट किसके हाथ में है? आरबीआई के गवर्नर के हाथ में। ठीक है। और अब ये कौन मेनली आरबीआई ही डील करती है। अब आरबीआई के बारे में बार बार नहीं बताऊंगा, आप प्रीवियस लेक्चर्स देखो, मैंने वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया है कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया। इसको बैंक ऑफ बैंक भी कहते हैं। हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। पहले आरबीआई के गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और इंडियन की अगर हम बात करें तो वो सीडी देशमुख थे। और बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप प्रीवियस इकोनॉमी के लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ आरबीआई रिड्यूसेस कैश रिजर्व रेशो, अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशो को कम कर देता है, ठीक है, व्हाट विल हैपन टू क्रेडिट क्रिएशन। तो अगर आपको सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट नहीं पता, इसलिए मैंने इस पे एक वीडियो लाई थी एडिशनल, ताकि आपको ये चीजें समझ आए। तो अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशो को कम कर देता है तो इससे क्रेडिट क्रिएशन में क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोन्स वगैरह में क्या होगा? देयर विल बी नो इम्पैक्ट, उनमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इट विल डिक्रीज, वो कम हो जाएंगे। इट विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएंगे, या नन ऑफ द अबव। देखो, सीआरआर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है ये चीजें। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, ये वो पैसा होता है जो हर एक बैंक को, जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनको आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है। तो ये आरबीआई डिसाइड करती है कि कितना सीआरआर होगा। ठीक है।
अगर सीआरआर कम किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि बैंक को कम पैसा आरबीआई के पास रखना है। अगर बैंक को आरबीआई के पास कम पैसा रखना है, इसका मतलब यह है कि बैंक के अपने पास पैसा बहुत ज्यादा है। अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा है तो बैंक पैसा ज्यादा लेंड करेगी। इसका मतलब इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन, इससे लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन मिलेगा फ्रॉम बैंक। देखो ना, अगर सीआरआर कम हो रहा है मतलब बैंक को आरबीआई के पास कम पैसा रखना, अगर आरबीआई के पास बैंक को कम पैसा रखना है तो इसका मतलब है कि बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा बचेगा, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा, वो लोगों को ज्यादा लेंड करेगी। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो जब भी सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, अगर वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं बाय आरबीआई, इसका मतलब है कि बैंकों के पास अब बहुत ज्यादा पैसा और बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लेंड करें। बट अगर क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, टिल्ट कर देता, रिड्यूस की जगह इंक्रीज कर देता। अगर आरबीआई इंक्रीज कर देता कैश रिजर्व रेशियो तो क्या होगा, पहले सीआरआर सपोज करो 4% था, आरबीआई ने 5% रख कर दिया, तो अब क्या है, बैंक को 5% पैसा आरबीआई के पास रखना, अब बैंक के पास कम पैसा है तो वो कम लेंड करेगा, तो इससे क्या होगा, इट विल डिक्रीज क्रेडिट क्रिएशन। तो ये चीजें आपको समझनी है। इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जो क्रैम नहीं हो सकती। आपको हर एक कंसेप्ट, अगर आपको इन डेप्थ कंसेप्ट की नॉलेज है ना, तो इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। तो कौन सी एजेंसी है जिसका काम है इंडिया में फिस्कल पॉलिसी को बनाना। देखो दो पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने आपको बता दिया, वो मेनली आरबीआई डील करती है, इसमें प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। एक होता है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू फाइनेंसेस को मैनेज किया जाता है, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाए, मतलब गरीबों के पास पैसा जाए ताकि वो सोसाइटी में उठे, फिर टैक्सेशन हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारा फिस्कल पॉलिसी में आ जाता है। ठीक है, पैसा कहां से आ रहा है, कहां पर जा रहा है, ये सारा फिस्कल पॉलिसी में आता है। अब थोड़ा आपको आइडिया मिल गया होगा कि फिस्कल पॉलिसी में जो चीजें आती है इसके अकॉर्डिंग कौन फिस्कल पॉलिसी को मेंटेन करता होगा। क्या वो सेबी मेंटेन करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई मेंटेन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करता है, या नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मेंटेन करता है। तो जो भी फिस्कल पॉलिसी होता है, फिस्कल जो रिलेशंस होते हैं, वो सारे कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे और भी डिफरेंट स्कीम सारी इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये तो आपको पता चल गया। आप बजट आता है, बजट में रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये सारा फिस्कल पॉलिसी में आता है गवर्नमेंट। अब ये जो डिफरेंट ऑप्शंस है उनको भी देख लेते हैं। जैसे सेबी है, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप देखते हो, वेब सीरीज देखते होंगे, आपने स्कैम 1991 वाली वेब सीरीज देखी होगी, तो वो क्या, हर्षद मेहता ने स्कैम करा था। ठीक है, उसके बाद जो है ना, और भी बहुत सारे रीजन थे। उसके बाद देखो सेबी पहले भी एग्जिस्ट करता था, बट सेबी स्टैट्यूटरी नहीं था, इसके पास ज्यादा पावर नहीं थे। स्टैट्यूटरी वो होता है जिसको एक्ट के थ्रू कोई पावर्स मिले। ठीक है, तो ये पहले स्टैट्यूटरी नहीं था। तो जब ये स्कैम वगैरह हुआ तो 1992 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। इसका क्या काम है, जितने भी सिक्योरिटीज हैं, जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो वगैरह वगैरह, ये सब चीजों को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। तो इसको कब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी, 1992 में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रख सकते हो, कहां पर है, मुंबई में। तो आप ये दो चीजें याद रख सकते हो सेबी। तो इसका क्या काम होता है, जितने भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटीज का लेन देन हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, चाहे वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन सबको रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आरबीआई। आरबीआई के बारे में बहुत सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो इसके बारे में अभी बताना जरूरी नहीं है। फिर नबार्ड, तो ये क्या है, नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो जितने भी रीजनल रूरल एरियाज में बैंक्स होते हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम नबार्ड का होता है। ठीक है, इसको बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, तो बी शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था, आपने ये याद रखना है। 1982 में इसको बनाया गया था। इसका क्या काम है, रेगुलेटरी अवर रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ऐसे अगर मैं चाहूं ना तो ये 100 एमसीक्यूज में एक ही सेशन में इंक्लूड कर सकता हूं, अगर सिर्फ आपको उनका आंसर ही बताना हो। बट आंसर बताने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम क्वेश्चंस कम लाते हैं और एक्सप्लेनेशन ज्यादा देते हैं, ताकि टॉपिक्स आपको फुल्ली प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज क्लासिफाइड एज अ कैपिटल रिसिप्ट इन द बजट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो अभी रिसेंट बजट भी आया, तो बजट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे की भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे उनको भी लेक्चर्स में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, देखो बजट जो होता है ना, गवर्नमेंट जो बजट लाती है, तो बजट के दो पार्ट होते हैं। बजट में बेसिकली क्या बताया जाता है, गवर्नमेंट की क्या रिसिप्ट है, कहां से पैसा आ रहा है,
और गवर्नमेंट कहाँ पर पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, रिसिप्ट पैसा कहाँ से आ रहा है और एक्सपेंडिचर कहाँ पर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रहा है, तो ये होता है बजट में। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं मेंशन नहीं है, आप पहले ये याद रखना। आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम ऐसे ही बजट बोलते हैं बट बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, आपने याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। और आर्टिकल 112 डील करता है बजट के साथ, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। बजट की जगह वर्ड क्या यूज किया गया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो अब पैसा दो तरह से आ सकता है और दो तरह से खर्च हो सकता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। देखो कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है, वो पैसा जिससे कोई भी एसेट की फॉर्मेशन हो या कोई लायबिलिटीज हो, मतलब या तो कोई नई बिल्डिंग बने या कोई एसेट, किसी भी तरह का एसेट बने या लायबिलिटीज उधारी बढ़े, तो मतलब जो बोरोइंग्स या एसेट फॉर्मेशन वाली चीजें होती है वो कैपिटल में आ जाती हैं। इससे इसको छोड़ के बाकी जो पार्ट है वो सारा रेवेन्यू में आ जाता है। तो जहां पर भी कोई एसेट की फॉर्मेशन हो रही है, आपने इकोनॉमिक पढ़ा होगा, आप अकाउंट्स का पेपर भी है आपका, तो जितना भी एसेट फॉर्मेशन की चीजें होती हैं वो सारा कैपिटल में आ जाता है। या कहीं भी लायबिलिटीज उधारी वाली बात हो जाएगी, जो पैसा हमें बाद में चुकाना पड़ेगा, तो वो कैपिटल में आ जाता है। एसेट में वो चीजें आ जाती हैं जो चीजें आपको फ्यूचर में पैसा देती रहेंगी, तो वो एसेट में आ जाता है। एसेट और लायबिलिटीज कैपिटल में आ जाती हैं, उसको छोड़ के बाकी सारा रेवेन्यू में आ जाता है। इसी तरह एक्सपेंडिचर में भी खर्चा इस तरह से भी हो सकता है कि जो हमें, जैसे सपोज करो अगर हमें किसी को सैलरी देनी है, तो क्या सैलरी देने से कोई आपका एसेट बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो सैलरी आपके रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा। बट अगर सपोज करो आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, आप कोई मतलब रोड्स बना रहे हो, तो वो कल टैक्सेस आपको प्रोवाइड करे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनमें से आपको बताना है कि बजट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट में कौन सी चीज आती है। तो बाकी रेवेन्यू रिसिप्ट में होंगी, एक आधी कैपिटल रिसिप्ट में होगी, हमें वो बताना है। द रिसिप्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में से जो पैसा आता है ना, चाहे वो टैक्स पैसा हो चाहे वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, वो सारा आता है रेवेन्यू रिसिप्ट में, वो कैपिटल रिसिप्ट में नहीं आता, क्योंकि इससे कोई भी एसेट की मतलब वो नहीं हो रही है, डिमोलिशन नहीं हो रही है, तो ये आपने याद रखना। द बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, देखो गवर्नमेंट जो बोरोइंग्स मतलब उधार लेती है लोगों से, देखो गवर्नमेंट कहीं से भी उधार ले, अगर गवर्नमेंट आज उधार ले रही है तो गवर्नमेंट लायबल है कि कल उसने वो पैसा वापस चुकाना है, तो ये लायबिलिटी का केस आ गया। तो लायबिलिटी एक तरह की कैपिटल रिसिप्ट होती है, तो ये यहां पर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, डिविडेंड्स प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, कहीं से भी प्रॉफिट आए तो वो इंटरेस्ट का पार्ट होता है, ठीक है। प्रॉफिट मतलब कहाँ का पार्ट होता है, रेवेन्यू का पार्ट होता है, चाहे इंटरेस्ट पेमेंट करनी हो, ये सारे रेवेन्यू का पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट आए या इंटरेस्ट पेमेंट करनी, ये रेवेन्यू का पार्ट होता है, आपने याद रखना है। कोई भी इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ या इंटरेस्ट आपने देना है, ये सारे रेवेन्यू का पार्ट होता है, ये कैपिटल का कोई लेन देन नहीं है। कैपिटल में आपने बोरोइंग्स उधारी देखनी है, और नया अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी ऐसी चीज बन रही है जो आपको फ्यूचर में पैसा दे सकता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनुअल बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट जो बजट बनाती है या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, इसके रिलेटेड इनमें से कौन सी टर्म सही है, मतलब हमने बताना है कि उसका मेन मकसद क्या है ये बनाने का, ठीक है, मेन गोल बिहाइंड दैट, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ मनी सेविंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, क्या ये मनी सेविंग पॉलिसी है गवर्नमेंट की। इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर इसका यह है कि ये फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट बजट लाती है, गवर्नमेंट बजट के थ्रू एलोकेट करती है डिफरेंट सेक्शन को कितना पैसा जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, जैसे स्कीम्स लाती है, जैसे नरेगा स्कीम होगी, जैसे आप अन्य योजना स्कीम्स होगी, जैसे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पैसा दिया जाता है लोगों को, या जनधन हो गया, मतलब ये स्कीम्स के थ्रू लोगों के वेलफेयर के लिए क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करती है, ताकि क्या हो, गरीब तबका जो है वो भी सोसाइटी में ऊपर उठे, ठीक है, एक मतलब सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। दिस इज द बेसिकली द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और जो बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन मकसद ही फिजिकल पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is correct meaning for the revenue deficit? देखो अब जब हमने पढ़ लिया रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये दो चीजें हमने पढ़ ली। अब आपको ये पता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे खर्चे, वो सुना हुआ ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया,
तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। तो मतलब वो चीजें अब हमने समझनी है, आप आइडिया ये दिमाग में रखो। तो आप पहले खुद ट्राई करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग फॉर द रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज द टोटल रेवेन्यू डेफिसिट एक्सक्लूडिंग ग्रांट्स इन एड टू क्रिएट एसेट्स फॉर द स्टेट। It is the total revenue deficit including grants in aids for developing assets for states. It is the difference between total expenditure and total receipts. ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो आपका कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, रेवेन्यू की बात हो रही है यहां पर, कितना रेवेन्यू आपने रिसीव किया माइनस, सॉरी ये फॉर्मूला ऐसे होता है, देखो आप डेफिसिट की बात कर रहे हो ना, कमी। देखो जब आपकी आमदनी कम हो और आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, मतलब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा है और आपका रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो बहुत कम है। तो वो केस को हम क्या बोलते हैं, उस केस को हम बोलते हैं, वो क्या होता है, वो होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो रेवेन्यू में पैसा आ रहा है ना वो कम है और आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब आपका रेवेन्यू में पैसा पूरा नहीं हो रहा। और अगर किसी कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है ना तो वो उसके लिए बहुत बुरी बात है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे तो हमारी ये सैलरीज, मतलब जो हमारी ऑलरेडी चीजें हैं जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गई, यहीं पे पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है, तो हम कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे? तो रेवेन्यू डेफिसिट कम होना चाहिए किसी भी देश के लिए, ज्यादा होना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। अब मैं आपको ये ना टर्मिनोलॉजी समझाता हूं। देखो होता क्या है बेसिकली, सपोज करो कोई भी बजट में एक होता है टोटल रिसिप्ट, ठीक है, टोटल रिसिप्ट जितना टोटल पैसा आया, टोटल पैसा आया मतलब ये दोनों पार्ट से आया, रेवेन्यू पार्ट से भी आया और कैपिटल पार्ट से भी आया। इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा हुआ, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, बट टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में से, सॉरी थोड़ा यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से हम टोटल रिसिप्ट को माइनस करते हैं। ठीक है, अगर हमारा जितना खर्चा हो रहा है उसमें से अगर हम कितनी चीजें रिसीव करें उसको माइनस कर देते हैं, बेसिकली वो बन जाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। बट यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर जो पैसा हम उधार में ले रहे हैं ना, बोरोइंग्स, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि बोरोइंग्स को ही बेसिकली फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। अपना फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए हम बाहर से उधार लेते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि हमारा पूरा खर्चा, चाहे वो हमारा रेवेन्यू खर्चा जा रहा है, कैपिटल खर्चा जा रहा है, उसमें से हम अपने रिसिप्ट्स को माइनस कर देते हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट है बट चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट है, बट हम उसमें बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते। बोरोइंग्स भी एक तरह का क्या है, हमारे ऊपर कैपिटल रिसिप्ट ही है ना, हम पैसा ले रहे हैं बट हमें कल वो एक तरह की लायबिलिटी है, कल हमें उसको चुकाना है। तो बेसिकली जो बोरोइंग्स आ जाती हैं उसी को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, क्योंकि जितना हमारे पास एक्सपेंडिचर बड़ा होगा, रिसिप्ट कम होगी, तो मतलब ये है कि हमें उतना पैसा बोरो करना पड़ेगा। वही जो हमें पैसा बोरो करना पड़ता है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी। देखो टोटल एक्सपेंडिचर जितना हमारा खर्चा हो रहा है उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे कितना हमारा पैसा आ रहा है, वो जो चीज बचेगी ना, दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए बोरो करेंगे। हम चाहे अपने लोगों से पैसा लेंगे, चाहे डिफरेंट तरह के हम सिक्योरिटीज इशू करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे, वहां से पैसा चाहे हम गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट से लेंगे, चाहे आईएमएफ या कहीं से भी लेंगे। तो वो क्या करें, हम बोरो कर रहे हैं अपने क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा और हमारी रिसिप्ट कम है, तो ये केस क्या आ जाता है, फिस्कल डेफिसिट का। बट अगर सपोज करो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ बहुत ज्यादा और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट का। तो मतलब रेवेन्यू डेफिसिट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट एज सच। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which tax among the following generates the maximum amount of revenue for the government of India? तो कौन सा टैक्स है इनमें से जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्या वो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता है? देखो ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ना, क्वेश्चन पहले का है, जो अभी जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उससे पहले का क्वेश्चन है। अभी जो रिसेंट क्या डेटा है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो कस्टम ड्यूटी से ज्यादा पैसा आता है, इनकम टैक्स से आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से या सेल टैक्स से। ठीक है, इन सब में से ना एट प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से अब सेम सा पैसा आ रहा है। पहले क्या होता था कि कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा पैसा आता था हमें और इनकम टैक्स से कम आता था। ठीक है, ये दोनों एक पार्ट है डायरेक्ट टैक्स का। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पर इस बार के बजट के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ से हमारे पास ज्यादा पैसा आ रहा है, कहाँ से कम पैसा आ रहा है, वो सारा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए। देखो हमारा जो पैसा आ रहा है ना, अगर सपोज करो हम 100% लेके चलते हैं जो टोटल पैसा है, उसमें से 34% जो पैसा है ना, ध्यान से सुनना, 34% पैसा वही है जो हम बोरोइंग्स कर रहे हैं, मतलब बाहर से खरीद रहे हैं, चाहे कंट्री के बाहर से खरीदें चाहे अंदर से खरीदें, जहां मर्जी से खरीदें, बट बोरोइंग से ही हमारा 34% पैसा आ रहा है, आपने याद रखना।
सेकंड नंबर पे हम सबसे ज्यादा पैसा कहां से ला रहे हैं, हम पैसा ला रहे हैं जीएसटी से। नियर अबाउट 17% जो पैसा है वो हमारा कहां से आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स को कंप्रीहेंसिव उसका एक ही नाम रखा गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है कारपोरेट टैक्स। 15% हम कारपोरेट टैक्स से ला रहे हैं और 15% ही हम इनकम टैक्स से ला रहे हैं। तो पहले कारपोरेट टैक्स से ज्यादा आता था पैसा, बट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनकम टैक्स से भी पैसा ज्यादा आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम 4% के अराउंड कस्टम ड्यूटी से कमाते हैं और 7% के करस्पॉन्ड हम एक्साइज ड्यूटी से कमाते हैं। इतना नहीं देखना आपने, वो कम हो गया। आपको इंपॉर्टेंट 2-3 पता होने चाहिए कि हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, बोरोइंग से नियर अबाउट 34%, सेकंड जीएसटी से आ रहा है 17% और कारपोरेट और इनकम टैक्स से कितना कितना आ रहा है, 15%, ठीक है। यहाँ इन जगहों से हमें पैसा रिसीव हो रहा है। अब हमारा पैसा जा कहां रहा है, देखो अब अगर हम देखेंगे पैसा जा कहां रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसा जो 20% पैसा है वो जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। देखो अगर हम 34% पैसा बोरो ही कर रहे हैं, उधारी ही ले रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना है। तो 20% पैसा हमारा कहां पर जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में। तो जितना ज्यादा आप उधार लोगे तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट में भी तो पैसा ज्यादा जाएगा। तो मतलब जितना हम पैसा कमा रहे हैं, मतलब यूज करेंगे, उसमें से 20% तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है इन पैसों की जो हमने बोरो किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कहां जाता है, जैसे 18% पैसा जो है वो जाता है स्टेट्स के पास, क्योंकि स्टेट्स से भी टैक्सेस कलेक्ट होता है, उनका भी शेयर होता है टैक्सेस में, तो 18% तो वहां चला जाता है। 17% चला जाता है सेंटर सेक्टर स्कीम में। सेंटर सेक्टर स्कीम होती है जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट मतलब सेंटर गवर्नमेंट चलाती है। और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम वो होती है जहां पर गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और स्टेट का भी शेयर होता है। तो 17% चला जाता है सेंटर सेक्टर स्कीम में। नियर अबाउट 9% चला जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जिसमें स्टेट का भी शेयर होता है। 9% फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में कहीं कहीं पैसा देना, जैसे पंचायत को भी जाता है, वहां चल जाता है। 8% डिफेंस में चला जाता है। 7% तो सब्सिडीज में चला जाता है पैसा, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है डिफरेंट चीज में, चाहे सिलेंडर वगैरह हो गया, आपको पता होगा, मतलब इतना पैसा तो वहां चल जाता है। 4% का पैसा तो पेंशन में ही चला जाता है लोगों की, ठीक है। तो ये सारा पैसा, तो देखो हमारा जो पैसा है ना, हमारा पैसा जो है वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में बहुत कम बचता है हमारे लिए। इसलिए हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर, इनमें पैसा बहुत कम जाता है जो हमें बढ़ाने की जरूरत है। और ये जो डेटा है ना, ये रीसेंट बजट का है, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हो क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ये आपके करंट का पार्ट भी है कि आपके बजट का इस बार का पैसा ज्यादा कहां से आया और कहां गया है, ठीक है। इसी तरह बजट वाले टॉपिक्स भी हम अपने लेक्चर के साथ साथ इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। हु लीड्स द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी टैक्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको लीड कौन करता है, ठीक है। मतलब जो जीएसटी एक तरह की काउंसिल है, उसका चेयरमैन कौन है ये पूछ रहा है। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो जीएसटी जो काउंसिल होते हैं उनके हेड होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जीएसटी है क्या, देखो पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, उन सारे इनडायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा करके एक ही कंप्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स रखा गया जिसका नाम रखा गया जीएसटी। और ये कब इंप्लीमेंट हुआ था, 1 जुलाई 2017 में, ठीक है। इसीलिए 1 जुलाई को हम क्या बोलते हैं, इसको जीएसटी डे के रूप में भी मनाते हैं। तो आपने ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब जीएसटी 3 तरह का भी होता है, इसके अंदर ही 3 टाइप्स आ जाती है। एक सेंट्रल जीएसटी, जो सेंट्रल जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनके लिए हम सेंट्रल जीएसटी लगाते हैं। स्टेट के जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनके लिए हम स्टेट जीएसटी लगाते हैं। और अगर सपोज करो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी उसके लिए यूज होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कौन से एक्ट के थ्रू जीएसटी लाया गया, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसको पास करने के बाद हमने क्या लाया गया था, हमारे पास जीएसटी को लाया गया था। इसके तहत क्या बनाई जाती है, एक जीएसटी काउंसिल बनती है, जीएसटी काउंसिल बनती है। आप ये भी याद रखिए कौन से पार्लियामेंट का आर्टिकल डील करता है जीएसटी काउंसिल के साथ, तो आर्टिकल 279A। आपने मेन यहां पर याद रखेंगे जीएसटी काउंसिल को प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं, किया था प्रेसिडेंट ने, और इनके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें यूनियन मिनिस्टर के भी, सेंटर के भी मेंबर्स होते हैं और स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी मेंबर होते हैं। तो दोनों मिलकर जीएसटी काउंसिल को बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटी काउंसिल जो है उसके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी 3 तरह का, सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड। 1 जुलाई को जीएसटी डे बनाते हैं 2017 में, 1 जुलाई को इंप्लीमेंट हुआ, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हुआ। तो ये कुछ चीजें आपको जीएसटी के बारे में पता हो। क्या है ये, एक सिंगल कंप्रीहेंसिव टैक्स फॉर ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे उनकी जगह अब एक सिंगल जीएसटी यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
टेल विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज इंस्टेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से हमें बताना है कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, क्या वो सेल्स टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है या वैल्यू एडिड टैक्स है। ये जो वैल्यू एडिड टैक्स है ना, इंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। जो वेल्थ टैक्स है ना, चाहे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सारे किसका पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस का। ये आप पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी इनकम है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है, आपकी इनकम कितनी है उसके करस्पॉन्डिंग आपका डायरेक्ट है। तो वेल्थ टैक्स को बेसिकली अबॉलिश कर दिया गया था, अब तो ये खत्म कर दिया हुआ, 2015-16 में इसको खत्म कर दिया गया था। ये क्या होता था बेसिकली, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती थी ना, उनके ऊपर एक तरह का वेल्थ टैक्स लगाया जाता। आपने याद रखना ये एक किस्म का डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर रेलवे बजट वाज बीइंग मर्ज्ड विद जनरल बजट। देखो स्टार्टिंग में क्या होता था कि 1924 में की बात करते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। 1924 में हमारा इंडिया किसके अंडर था, ब्रिटिश रूल के अंडर था, ठीक है। उस टाइम क्या होता था कि दो 1924 में एक परंपरा स्टार्ट हुई। क्या परंपरा स्टार्ट हुई, दो बजट आएंगे, एक होगा जनरल बजट, एक होगा रेलवे बजट। क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, रेलवे को बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको रॉ गुड यहाँ से उठाना था, रॉ मटेरियल, और वहां पर ब्रिटेन लेके जाना था, और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अच्छा चाहिए था। फिर ब्रिटेन से फिनिश गुड इंडिया में डंप करना था, और इंडिया की ड्रेन को, वेल्थ को ड्रेन करना था, मतलब इंडिया का पैसा लूटना था, सीधी बात। तो इनमें दो तरह के बजट उन्होंने बनाए, एक जनरल बजट जो बाकी कामों को देखेगा, और रेलवे को स्पेशल एम्फेसाइज किया गया, क्योंकि रेलवे से ही वो रॉ मटेरियल को उठाते थे और फिनिश गुड को डंप करते थे। तो रेलवे के लिए अलग बजट बनाया गया। बट अब इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये परंपरा कब से चलती आ रही थी, अब रिसेंटली क्या हुआ, 2017 में ये अनाउंस किया गया कि जनरल बजट और रेलवे बजट अब अलग नहीं होंगे, दोनों को एक मर्ज करके एक सिंगल बजट लाया जाएगा, ठीक है। तो इस रेलवे बजट को जनरल बजट में ही मिला दिया गया। तो कब ये हुआ, ये आपको याद रखना, 2017 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सीआरआर इज इंक्रीज्ड। देखो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दी जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था 4% से 5% कर दी गई, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने का मतलब है आप बैंक्स को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब बैंक के पास पैसा जो है वो कम है, ठीक है। इट डिक्रीज मनी सप्लाई, इससे मनी सप्लाई कम होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि अब आरबीआई बैंक के पास पैसा ही कम है तो वो लोगों को ही कम देगा, तो मनी सप्लाई कम होगी। इट डिक्रीज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम होगी। देखो अगर, अब देखो इन्फ्लेशन के साथ क्या लिंक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो अगर क्या हो रहा है कि एक बैंक जो है वो सीआरआर मेंटेन करता है आरबीआई के पास 4%। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर बैंक 4% से 5% मेंटेन कर रहा है किसके पास, सीआरआर के। अब बैंक के पास पैसा क्या है, बैंक के पास क्या है, पैसा जो है वो कम है। अब बैंक क्या करेगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा देगा, ठीक है। पीपल को लोन, जो लोग हैं उनको लोन मिलेगा अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट में, क्योंकि बैंक के पास पैसा कम है। बैंक क्या करेगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा देगा, क्योंकि बैंक ने पैसा कमाना है ना, ये पैसा कमाने के लिए तो इंटरमीडियरी है बीच में, तो ये लोगों को महंगे इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा। अब महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोग पैसा लेंगे नहीं, जब लोग पैसा नहीं लेंगे, लोगों के पास पैसा ही कम होगा, तो महंगाई कहां से बढ़ेगी। महंगाई तब बढ़ती है जब लोगों के पास बहुत ज्यादा, देखो अब एक 20 रुपए सपोज करो, एक आप सब्जी मंडी पे जाते हो, यहां से समझो इकोनॉमी को ना, बेसिक अपनी घर के से ही समझना होता है। हम सब्जी मंडी में जाते हैं, हमने एक दर्जन केले लेने हैं, 50 रुपए के दर्जन मिल रहे हैं वहां पर, ठीक है। 50 रुपए के 12 केले वहां पर एक दर्जन केले मिल रहे थे, ठीक है। अब आप जाते हो, अब वहां पर ना 20 लोग खड़े हो जाते हैं, 20 लोग खड़े हो जाते हैं, 30 लोगों की डिमांड है इस एक दर्जन केले लेने के लिए। अब मुझे बताओ वो जो बेचने वाला बैठा है, क्या वो रेट 50 ही रखेगा, वो रेट बढ़ा देगा। इसका मतलब यह है कि जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि 20 लोग मिलकर डिमांड करें एक दर्जन केले के लिए, तो अब वो 50 रेट नहीं रखेगा, वो रेट को वो 100 पहुंचा देगा, तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ गई, इन्फ्लेशन। इसीलिए जब बैंक के पास पैसा कम होगा, वो लोगों को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेचेगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेगा तो लोग कम खरीदेंगे, लोग कम खरीद रहे हैं तो महंगाई कम होगी। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा महंगाई होगी, ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब सीआरआर इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होती है, ये भी सही है। इट इंक्रीज डिमांड फॉर मनी, तो देखो ना अब मनी कम है, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा पड़ा हुआ है, बैंक के पास पैसा नहीं है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तो मनी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। इसका मतलब सभी ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको ना सिंपल अगर पता हो कि सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, और थोड़ा ये पता हो इसका इन्फ्लेशन से क्या लेना देना होता है, तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजिली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग काउंट्स एसएलआर, तो इनमें से कौन कौन सी चीजें एसएलआर में आती हैं। एसएलआर मैंने आपको बताया था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये एक ऐसा पैसा होता है जो बैंक को खुद के पास ही रखना पड़ता है, ताकि कोई अनफोर्सिन सिचुएशन हो तो उसमें लोगों का पैसा जो है दिया जा सके।
अब ये एसएलआर जो है ये आरबीआई बताती है कितना मेंटेन करना है, बट ये ऐसा पैसा होना चाहिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ऐसा पैसा होना चाहिए जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ये नहीं है कि तुम्हारा पैसा वहां पर फंसा हुआ है जहां से तुम्हें कभी मिले ही ना, तो ऐसा पैसा एसएलआर में काउंट नहीं होता। अब यही पूछा इनमें से कौन सा पैसा एसएलआर में काउंट होता है। कैश इन हैंड, भाई आपके पास जो पैसा है वो है ही लिक्विड है, तो ये तो होगा काउंट। गोल्ड ऑन्ड बाय बैंक, बोला जाता है कि सोना एक ऐसी चीज है जो आप जब भी चाहो उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि सोने की डिमांड इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, बैलेंस विद आरबीआई, तो आपके पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है वो भी पैसा ऐसा है कि आपका वो लिक्विड ही है, क्योंकि आरबीआई डूबने वाला नहीं है, आरबीआई तो देश को चला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों पैसा जो है वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी का रेशियो का पार्ट हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा पैसा है जो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट, कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What do we call the rate at which RBI lends money to commercial bank? तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस रेट पे आरबीआई जो है वो बैंकों को पैसा देती है। तो वो किस रेट पे देती है, रीपर्चेस रेट या रेपो रेट। और जब आरबीआई बैंक से पैसा लेती है वो किस इंटरेस्ट रेट पे रहती है, वो रिवर्स रेपो रेट पे लेती है। ठीक है, सीआरआर एसएलआर ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इकोनॉमी के लेक्चर में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और भी बैंक रेट क्या होता है, और भी 3-4 टर्मिनोलॉजी मैंने सभी एक्सप्लेन की है, और जो आपके हर एक क्वेश्चन में यूज होगी। इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले वो लेक्चर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया? तो ऑलरेडी एक्सप्लेन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। तो चेयरपर्सन कौन है उसके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आरबीआई के गवर्नर। देखो, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना, अगर आपको टर्मिनोलॉजीज उसके रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पोर्शन है वो सभी चीजें समझ आ गई, तो फिर उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आंसर्स भी मैंने डाल दिए हैं। जो हम पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर लें और पीडीएफ वहां पर आ जाएगी और इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं पड़े हुए हैं, डिफरेंट जेकेएसएसबी चाहे वीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, उन एग्जाम्स के रिलेटेड हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हैं, जेकेएसएसबी किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करती है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, देखें, आपके पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। अगर आप सेंटर के भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत सारा कंटेंट है, आप जरूर प्लेलिस्ट में जाएं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा न्यू इनिशिएटिव है ये, अगर आपको लगता है ये इनिशिएटिव दूर तक पहुंचना चाहिए तो काइंडली सपोर्ट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।